हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है प्रेसिपिटेशन एंड जनरल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी होता क्या है? तो हाइड्रोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, जो कि एक है हाइड्रो प्लस लॉजी। तो हाइड्रो होता है स्टडी ऑफ वाटर एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। ठीक है, पानी के बारे में, पानी के ओरिजिन के बारे में अध्ययन करने का मतलब होता है हाइड्रोलॉजी। फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेशंस। जो पानी गिरता है वो मतलब किस किस फॉर्म में गिरता है, मतलब बूंद की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं उनके आधार पे हम उसको कुछ कुछ अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि स्नो हम किसको कहेंगे? 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है स्नो। और ड्रिजल होता है 0.5 mm से कम की जो बूंद होती है उसको बोलते हैं ड्रिजल। और रेन किसको बोलेंगे? 0.5 mm से लेके 6 mm तक की जो बूंद रहेगी उसको रेन बोलेंगे। और हेल को बोलेंगे जो 8 mm से ज़्यादा की बूंद होती है। तो कुछ नहीं है, देख हमको कुछ थोड़े से फिगर्स याद रखने हैं। जैसे कि 0.1 से लेके 0.1 mm तक की जो 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है वो होती है स्नो। और ड्रिजल होती है 0.5 mm से कम, मतलब 0.5 mm, 0.5 mm से 6 mm और 8 mm से ज़्यादा तो हेल। तो ड्रिजल हो गया 0.5 mm से कम, रेन हो गया 0.5 mm से 6 mm तक, और हेल हो गया 8 mm से ज़्यादा। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं रेन के, जिसमें 0.1 अलग से याद हो जाएगा, और ड्रिजल हो जाएगा 0.5, और रेन हो जाएगा 0.5 से 6 mm, और हेल हो जाएगा 8 mm से ज़्यादा। टाइप्स ऑफ रेन। रेन किस किस टाइप की होती है? लाइट रेन, अगर मान के चल 2.5 mm/आवर से कम की रेन गिर रही है तो उसको लाइट रेन बोलते हैं। और अगर 2.5 mm से 7.5 mm/आवर, मतलब 1 घंटे में अगर इतनी रेन गिर रही है तो उसको मॉडरेट रेन बोलेंगे। और हैवी रेन बोलेंगे 7.5 mm से जो ज़्यादा की बारिश होती है उसको बोलते हैं हैवी रेन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रंटल टाइप्स होता है, साइक्लोनिक टाइप होता है, एंटी साइक्लोनिक होता है, कॉन्वेक्टिव होता है, और ओरोग्राफिक होता है। ठीक है, अब ये होते क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। पानी गिरने के कुछ फॉर्म्स हैं, उनके वजह से गिरता है पानी, तो इनको समझना है, बस कुछ नहीं है। तो फ्रंटल मतलब कोल्ड एंड वार्म एयर मास के कारण जो होता है, कोल्ड एंड वार्म एयर मास के कारण वो होता है फ्रंटल। साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक किसको बोलते हैं? साइक्लोनिक उसको बोलते हैं जो लो प्रेशर एट आई रीजन, मतलब सेंटर के ऊपर, जो जैसे मान के चल सेंटर में लो प्रेशर है और जैसे जैसे सेंटर से बाहर जाते जाएगा हाई प्रेशर होता जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न डायरेक्शन में, और जो नॉर्थ है ऊपर के साइड उसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी साइक्लोन क्या होता है? हाई प्रेशर सेंटर, ये क्या था? ये लो प्रेशर था इसमें सेंटर में, और आउटर वर्स में वो था हाई। इसमें उल्टा है, एंटी साइक्लोन में क्या होता है? हाई प्रेशर एट सेंटर, तो मतलब बीच में जो रहता है वहाँ पर हाई रहता है प्रेशर, और जैसे जैसे बाहर जाते जाता है तो प्रेशर कम होते जाता है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है साउथ में। इसमें क्या था? साइक्लोनिक में इसमें नॉर्थ में साउथर्न है वो एंटी क्लॉक था, इसमें साउथ में क्लॉकवाइज है एंटी साइक्लोन में। ठीक है, और कॉन्वेक्टिव जो यहाँ पर है तीसरा टाइप का, फ्रंटल क्या हुआ? कोल्ड एंड वार्म एयर मास। साइक्लोनिक क्या हुआ? लो प्रेशर है सेंटर, और इसका क्या हुआ? हाई प्रेशर है सेंटर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। और कॉन्वेक्टिव क्या? कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो पानी गिरता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो माउंटेन बैरियर आ जाते हैं उसके कारण जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ शॉर्ट में टेबल में वही है जो अभी बताया। फ्रंटल मतलब कोल्ड एंड वार्म एयर मास, साइक्लोनिक लो प्रेशर एट सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ, और एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर एट सेंटर एंड क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। और कॉन्वेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस, ओरोग्राफिक मतलब माउंटेन बैरियर। ठीक है, उसके बाद रेन गेज रिकॉर्डिंग कितने समय की जाती है? तो इंडिया में 8:30 बजे डेली सुबह सुबह रेन गेज की रीडिंग ली जाती है। तो बस उसके बाद आता है रेन गेज। रेन गेज के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम, रेन गेज इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं होता यार। रेन गेज का मतलब ये है जो इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर अ रेनफॉल डेप्थ। तो पानी कितना गिरा है जो नापते हैं उसको रेन गेज बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, इनके नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहला होता है प्लवियोमीटर, दूसरा होता है ओम्ब्रोमीटर, तीसरा होता है हिड्रोमीटर। तो PLUVIO प्लवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, ओम ब्रो,
ओम और ब्रो मीटर, ठीक है। उसके बाद हिट्रोमीटर, तो प्लवियोमीटर, ओम ब्रोमीटर और हिट्रोमीटर, ठीक है। एनुअल एवरेज रेनफॉल इंडिया में कितनी पानी गिरती है एवरेज एनुअल, तो इंडिया में गिरती है 119 सेंटीमीटर, और छत्तीसगढ़ में गिरती है 120 से 125 वो सेंटीमीटर। उसके बाद होता है ये टाइप्स ऑफ रेन गेज। टाइप्स ऑफ रेन गेज होते हैं, एक होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप के, एक होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस क्या है? रेन गेज मतलब यही जिससे हम पानी कितना गिरा वो नापते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें एक मेजर अंतर यही है कि एक, अभी देखेंगे क्या होते हैं अंतर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मेज़र स्नोफॉल, इसमें स्नोफॉल भी मेज़र कर सकते हैं। पहले तो मैं ओवर नाम बता देता हूँ बस। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर एक ही आता है, साइमन या साइफन रेन गेज, और टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट आता है और इसके रिकॉर्डिंग टाइप में, और वेट बकेट आता है इसी में, और नेचुरल साइफन आता है। तो टिपिंग बकेट, वेट बकेट और नेचुरल साइफन या फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। ये मास कर्व भी नहीं बनाता और ये स्नोफॉल भी नहीं करता टिपिंग बकेट। लेकिन टिपिंग बकेट जो ऑटोमेटिक होता है ना, मतलब हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पर यूज़ होता है टिपिंग बकेट। देखो, टिपिंग बकेट कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा। इट इज़ एन ऑटोमेटिक सिस्टम हिली इनएक्सेसिबल एरियाज़ यूज, जहाँ पर हाई मतलब इजीली एक्सेसिबल, मतलब जहाँ हम जा नहीं सकते वहाँ पर लगाना है, पहाड़ में, माउंटेन में, तो टिपिंग बकेट सबसे बेस्ट रहता है रिकॉर्डिंग टाइप में। लेकिन ये स्नोफॉल को नहीं मेज़र कर सकता और इससे मास कर्व नहीं बनता। मास कर्व क्या होता है अभी आगे आएगा, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेट बकेट, इसमें स्नोफॉल भी मतलब हम मेज़र कर सकते हैं और मास कर्व भी बना सकते हैं। नेचुरल साइफन और फ्लोटिंग टाइप में क्या होता है, वेट वो में ये मेज़र करता है स्नोफॉल, मास कर्व भी बनाता है, और सबसे कॉमनली इंडिया में यूज़ होता है नेचुरल साइफन। तो दो मेजर क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नेचुरल साइफन, और नाम सेम है, और यहाँ पर दूसरा है ना नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में जो यूज़ होता है वो होता है साइमन रेन गेज। ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का एक ही है साइमन, और इंडिया में यूज़ होता है जो वो है नेचुरल साइफन। उसके बाद कुछ कोडल प्रोविज़न है, जैसे रेन गेज डेंसिटी नेटवर्क, ठीक है। अगर एक प्लेन एरिया है या फिर एक एवरेज हिली एरिया है जो 1000 मीटर के आसपास का है, और एक प्रीडोमिनेंटली हील एरिया है, मतलब अगर एक पहाड़ी एरिया है, तो किस में कितना स्टेशन लगेंगे। तो अगर हील एरिया है तो एक स्टेशन लगेगा 520 किलोमीटर में एक स्टेशन, और अगर एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर तक का है तो एक स्टेशन में 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का लगेगा। और अगर मान के चल हीली एरिया है तो एक स्टेशन लगेगा 130 किलोमीटर पर आवर, वो सॉरी किलोमीटर स्क्वायर। तो कुछ नहीं, किलोमीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एरिया हुआ, मतलब किलोमीटर इंटू किलोमीटर, तो एक एरिया मिल जाएगा ना। तो कुछ नहीं है, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में कोई पहाड़ी वहाड़ी कुछ नहीं रहता, पेड़ वेड़ नहीं रहता, मतलब प्लेन एरिया में हम एक स्टेशन से बहुत बड़ा एरिया ऑफ किलोमीटर का हम रेन गेज नाप सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ जहाँ एलिवेशन 1000 मीटर का है तो वहाँ पेड़ और मतलब ऊपर नीचे होने के कारण 520 किलोमीटर से एरिया कम हो जाएगा, मतलब एक स्टेशन फिर 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही रेन गेज का हम लगाएंगे, मतलब रेन गेज लगाएंगे। और प्री डोमिनेंट हिली एरिया, एक स्टेशन पे 130 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक स्टेशन से सिर्फ 130 किलोमीटर एरिया का बस नाप सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि अगर प्लेन एरिया रहेगा, मतलब अगर यह हिल एरिया रहेगा तो कितने कितने दूरी में एक स्टेशन लगेगा। तो 130 किलोमीटर में एक स्टेशन, इसमें 260 और 390 एक स्टेशन, यहाँ 520 किलोमीटर स्क्वायर एक स्टेशन। तो ये एरिया है किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है रेन गेज क्राइटेरिया, तो 10% के जो रेन गेज हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप के होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिमेट ऑफ मिसिंग रेन गेज डाटा, तो नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड Px/Nx इज इक्वल टू 1/m P1/N1। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। 1/m, तो m होता है नंबर ऑफ वर्किंग स्टेशन, जितने स्टेशन काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं पहले बता देता हूँ, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेन गेज, जैसे मान के चलो, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला नॉर्मल रेशियो मेथड का। तो जैसे मान के चलो इतने सारे स्टेशन हैं और हमको पुराने सालों की रीडिंग पता है, लेकिन इनमें से एक स्टेशन की रीडिंग मिस हो गई, बाकी सबकी पता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 1/m मतलब जितने वर्किंग स्टेशन है 1/m में उसको रखेंगे,
उसके बाद ऊपर पर रखेंगे रीडिंग कलेक्टेड वाटर, जो हमने यहाँ पर जैसे इसका नहीं है लेकिन इसका है, तो जो भी रीडिंग आई वो सारी P1 P2 P3 ऐसे करके सारी रख देंगे, सो ऑन जितनी भी है। यहाँ पर N1 में क्या रखेंगे, नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल। तो ये हर स्टेशन का हमको नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल पता है हमारे पास, जैसे इसका नहीं है तो इसके डिवाइडेड बाय नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल इस स्टेशन का भी होगा तो वो भी रख देंगे। तो सारे ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नोन हैं, तो अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मास कर्व क्या होता है, तो मास कर्व कुछ नहीं, एक कर्व होता है, ये हुआ वाई एक्सेस, ये हुआ एक्स एक्सेस। तो मास कर्व कुछ नहीं होता, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो मास कर्व क्या है, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम का ग्राफ है, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये हुआ ग्राफ। और ये एकदम राइजिंग, ऑलवेज राइजिंग है, मतलब ये जो बनेगा ये हमेशा राइजिंग कर्व बनेगा, मतलब ऊपर ही जाएगा। मास कर्व क्या है, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम का ग्राफ है। उसके बाद हीट्रोग्राफ क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो हीट्रोग्राफ कुछ नहीं है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, कितनी इंटेंसिटी से पानी गिर रहा है। देखो अगर इंटेंसिटी नहीं भी याद होता और ये मतलब ये भी है, ये इंटेंसिटी है, दोनों में से ये एक से ही समझ में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर आवर, मतलब इतने सेंटीमीटर की बारिश हो रही है इतने घंटे में, तो ये कुछ इंटेंसिटी बता रहा है, पानी कितना गिरा उतने देर में वो बता रहा है, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो हीट्रोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, और ये क्या था, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम था। तो रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम था, इसलिए यहाँ डेप्थ किस में होगी, सेंटीमीटर mm इसमें होगी ना, तो वो है यहाँ पर क्या, सेंटीमीटर पर आवर है। उसके बाद डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन का कर्व है, ये फॉलिंग कर्व है, बस हमको इसमें यही याद रखना है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व फॉलिंग कर्व है। ये 10 साल का, ये 20 साल का, ये 30 साल का फॉलिंग कर्व है। इसका एक फॉर्मूला होता है P बार इज इक्वल टू P0 इंटू एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻k-a_n। तो ये P बार क्या होता है, मीन प्रेसिपिटेशन, P0 होता है इनिशियल प्रेसिपिटेशन, E होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, A होता है एरिया, N होता है नंबर ऑफ वैल्यू, K होता है कोफिशिएंट। मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व, मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी, कितने साल में इंटरवल में वो बारिश हुई है, ये भी हमेशा फॉलिंग कर्व रहता है, बस ये याद रखना है इसमें। सबसे मेन आता है डबल मास कर्व। डबल मास कर्व कुछ नहीं होता, ये जैसे मान के चलो कहीं पर हम रेन हुई है, पुराने हमारे पास डाटा पड़े हुए हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करता है। तो डबल मास कर्व सिर्फ टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आता है एक्यूरेट एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 मेन स्टेशन, कंसिस्टेंसी को चेक करता है, कंसिस्टेंसी को चेक करता है, ये हो गया वही मतलब टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद आता है क्या, मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व, ये राइजिंग कर्व है, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ प्रेसिपिटेशन है, मतलब बारिश जो हुई उसको हम मतलब मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन, बारिश जो हुई उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये है अर्थमेटिक मीन मेथड। तो इसमें कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक हमने प्रोग्रेशन बचपन में पढ़े हैं मैथ्स में, तो ये वैसे ही होता है, कुछ नहीं मतलब सारे को जोड़ के डिवाइड बाय कर देते हैं, कुल मिला के रेशियो निकालते हैं ना, जैसे रेशियो बोलूँ, हाँ रेशियो मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर जितने हैं, ठीक है, वैसे ही कुछ है ये लेस रिलायबल होता है, ये उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये एक ही जगह, ये क्या करता है पूरे रेन गेज का जो भी वो है, क्या बोलना चाहिए, ये लेस रिलायबल होता है, क्योंकि अगर एक ही जगह में बारिश हो रही है और बाकी जगह में नहीं हो रही है तो सबका एवरेज करके बता देगा कि इतना बारिश हुई है, एवरेज करना सही नहीं है, ठीक है। और थीजन्स पॉलीगॉन मेथड, थीजन्स पॉलीगॉन मेथड क्या होता है, ये वेटेज फैक्टर मेथड है, तो ये पूछता है थीजन्स पॉलीगॉन मेथड, या फिर ऐसे पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ वेटेज फैक्टर मेथड, तो वो होता है थीजन्स पॉलीगॉन मेथड। तो थीजन्स पॉलीगॉन मेथड वेटेज फैक्टर के ऊपर काम करता है, वेटेज के ऊपर। तो P1 PA1 और P2 A2 P3 और A3 ऐसे सो ऑन डिवाइड बाय टोटल एरिया। ये इस मेथड से अच्छा है, अर्थमेटिकल मीन मेथड से अच्छा है थीजन्स पॉलीगॉन मेथड, बट इन सबसे अच्छा है आइसोहेडल मेथड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे बेस्ट है
आइसोहेडल मेथड, आइसोहेडल मेथड क्या होता है? लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ। तो आइसोहेडल मेथड मतलब होता है, आइसो मतलब होता है सेम और हेडल मतलब हाइट, ठीक है। तो सेम हाइट की लाइन को ज्वाइन करना आइसोहेडल मेथड होता है, इक्वल रेनफॉल डेप्थ को जोड़ना तो आइसोहेडल लाइन बोलते हैं, ठीक है, हेडल। उसके बाद मोस्ट रिलायबल मेथड यही है। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखो, ठीक है, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसके फॉर्मूले में क्या है, जैसे मान के चलो इसका हमेशा क्या बोलना चाहिए, फिगर अगर एग्ज़ाम में आए तो फिगर के ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। जैसे मैं ये वाला फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। पहले तो देखो P1 P2 P1 P2 P1 के साथ प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया 1, ठीक है। उसके बाद P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A2, ठीक है। प्लस ऐसे करके P3 प्लस P4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर है नहीं, मैं लिख देता हूँ इसलिए, P3 प्लस P4 डिवाइड बाई 2 इंटू A3। तो ऐसे ये वाला बना। अब फिगर के हिसाब से फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, देखते हैं। ये वाले में कैसा है, A1 कहाँ है, बाहर है, इसमें A1 कहाँ था, अंदर था, तो ये दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 इंटू में ये था। अब इसमें अब ये बाहर है तो बाहर कुछ रीडिंग ही नहीं है कि ये बस P1 इंटू A1 हो जाएगा। अब इन दोनों का एवरेज होगा, तो इसलिए देखो P1 और A1, ठीक है। उसके बाद P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A2, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A2, ऐसे ही सो ऑन, सारे वैसे ही हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो बस इतना ही सा था। फॉर्मूला लिखते समय फिगर पे ध्यान रखें, बस ये इंपॉर्टेंट है, मतलब फिगर के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कोई रटना नहीं है आइसोहेडल का, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायरमेंट। तो कोफिशिएंट, नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायरमेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल का स्क्वायर डिवाइड बाय एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ, ये एक बार एसएससी में आया हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फार्मूला, स्टॉर्म ड्यूरेशन अगर 5 मिनट से 20 मिनट तक का है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाई टी, मतलब टाइम प्लस 10 कर देंगे। और अगर स्टॉर्म ड्यूरेशन पानी गिरने 20 से अगर 100 मिनट है तो आई इज इक्वल टू 1020 डिवाइड बाई टी प्लस 10। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेन, टी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। तो चैप्टर 2 है ये। अगर ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट में बताइए, तो चैप्टर 2 भी करते हैं कवर। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास बहुत सारे, अगर आपको क्वेश्चंस भी करना है तो बताइए।